नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। आज तारीख है 26 जून 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। वीडियो की शुरुआत इस हेडलाइन से करेंगे जो बहुत ही गर्व का क्षण है भारत के लिए, जिसमें है कि व्हाट आर राइट। ये शुभांशु शुक्ला हैं। ये इंडियन एयरफोर्स के एक्स पायलट हैं। 15 सालों तक इन्होंने इंडियन एयरफोर्स में काम किया है। फिलहाल नासा के गगनयान मिशन के लिए इसरो के गगनयान मिशन के लिए चुने गए थे, लेकिन उससे पहले एक्सियोम 4 जो नासा स्पेस एक्स का जॉइंट मिशन है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं पायलट के तौर पर। और कल इनका राइड शुरू हुआ और ये पहुँचे। फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग किया गया। 1 वीक तक ये स्पेस में रहेंगे। वहाँ पर रिसर्च किया जाता है। जीरो ग्रेविटी में बहुत सारे रिसर्च होते हैं जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एक्सियोम 4 मिशन के पायलट के लिए शुभांशु शुक्ला का चयन किया गया था। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। 40 वर्षों के पश्चात किसी भारतीय का वापसी हुआ है। कहाँ पर? तो स्पेस में। हमारा अपना भी मिशन है। ये तो नासा और स्पेस एक्स का मिशन था। हमारा अपना भी मिशन है गगनयान, जिसके तहत 4 भारतीय जो हैं वो स्पेस में जाएंगे, जिनका चयन पिछले वर्ष किया गया था। उनमें से ही एक हैं शुभांशु शुक्ला। ये लखनऊ के रहने वाले हैं। इनके माँ बाप को तो देख ही नहीं आप, यहाँ पर फोटो दिखाया जा रहा है। और इन्होंने जाने से पहले बोला पापा करके आता हूँ, चिंता ना करो। तो ये भारतीय हैं। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। ये भी देखेंगे कि राकेश शर्मा जो 1984 में गए थे वो किस मिशन के तहत में गए थे, क्या उस मिशन का नाम था, कौन कौन इस मिशन में शामिल था, उसकी उपलब्धि क्या रही, उसको भी हम लोग देखेंगे। दूसरा जो आज का सबसे बड़ा न्यूज़ है वो है कि बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाएगा। पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। उत्तर प्रदेश में एक है नरोडा, आपने सुना होगा। और बाकी पूरे पूर्वी भारत में कहीं पर भी एटॉमिक पावर प्लांट नहीं है। थर्मल पावर प्लांट है, बाकी सभी तरीके के पावर प्लांट हैं, लेकिन एटॉमिक पावर प्लांट पूरे पूरब की तरफ में कहीं पर भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के पश्चात अब बिहार में एटॉमिक पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। लेकिन क्या वाकई वो बहुत बड़ा प्लांट होगा? नहीं। SMR होगा, स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर, जो मैंने आपको पढ़ाया था, उसको भी आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। एक एक करके शुरू करते हैं। 71 BPSC PT के लिए टेस्ट सीरीज चल रहा है। आप जुड़िएगा, बहुत ही बेहतर रहेगा आपके लिए। अब सभी के लिए एक ही प्राइस कर दिया है, तो जुड़ेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। काफ़ी सारे बच्चे पहले ही जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़िएगा। देखिए पहला टॉपिक कौन सा है आज, और काफ़ी सारे न्यूज़ हैं, इसलिए कृपया करके ध्यान से देखें। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बहुत सारे न्यूज़ कवर करने हैं। एक्सियोम 4 मिशन नासा और प्राइवेट स्पेस कंपनी एक्सियोम स्पेस के सहयोग से है आयोजित एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन है, जिसमें भाग ले रहे थे कौन? तो कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ठीक है। यह मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए उड़ान था पृथ्वी से, और ISS में बहुत सारे रिसर्च कंडक्ट करवाए जाएंगे और 1 वीक का है ये। उसके पश्चात से शुभांशु शुक्ला 100 मेंबर, सभी जो मेंबर हैं उनके सहित वापस आ जाएंगे। इस मिशन में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सहित 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं, जो 25 जून 2025 को फ्लोरिडा के कैंप कैनावरेल, इनको भी नाम ध्यान में रखिएगा इस जगह का, ये फ्लोरिडा है, वहाँ से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट है। स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। फाल्कन 9 उस रॉकेट का नाम है। जैसे अपने यहाँ पर होता है ना PSLV, उसी प्रकार से फाल्कन 9 इस रॉकेट का नाम है। फाल्कन पक्षी होता है। ड्रैगन अंतरिक्ष यान के जरिए लॉन्च किया गया है और सक्सेसफुल लॉन्च रहा। ये सभी के सभी आज शाम के दोपहर के 4 बजे करीब में ये स्पेस एक्स में डॉक करेंगे, स्पेस स्टेशन में डॉक करेंगे। ठीक है। 25 जून 2025 को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से रवाना किया गया। 26 जून 2025 गुरुवार को भारतीय समय अनुसार 4:30 बजे ISS से डॉकिंग होगा। ISS से डॉकिंग मतलब ISS जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसके एक हिस्से से जाकर के ये विमान जो है ये जुड़ जाएगा। इसी को डॉकिंग कहा जाता है। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि इसरो ने भी डॉकिंग का सफल प्रक्षेपण कर लिया है, सफल परीक्षण कर लिया है। यात्रा के समय 28 घंटे की यात्रा होगी, 28 घंटे की यात्रा होगी। और अंतरिक्ष यात्रियों की टीम के बारे में जरा देख लेते हैं किस किस देश के लोग शामिल हैं। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना का पायलट, जिनके पास 2000 से अधिक घंटे का उड़ान है, वो भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं और इस मिशन के पायलट शुभांशु शुक्ला को ही बनाया गया है।
टिबोर कपू नाम है, अब हिंदी में इस प्रकार का उच्चारण है। हंगेरियन नाम है ये, हंगरी को 4 दशक के बाद अंतरिक्ष में वापस ले जा रहे हैं। दूसरे जो सदस्य हैं वो हंगरी से बिलोंग करते हैं। तीसरे हैं पेगी ह्यूस्टन, ये अमेरिका से बिलोंग करती हैं। मिशन कमांडर हैं जिनके पास 675 दिन का अंतरिक्ष का अनुभव है और ये स्पेस में पहले भी जा चुकी हैं। स्लावोज उजांस्की इनका नाम है, ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं। ये पोलैंड से प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो 4 देश के लोग इसमें शामिल हैं, कृपया इसको ध्यान में रखें। और भारत सरकार के लगभग में 550 करोड़ रुपए इस पर में खर्चा आया है। कोई ऐसा नहीं है कि इन कंपनियों ने शुभांशु शुक्ला को पे किया है, भारत सरकार का खर्चा आया है। भारत के लिए क्या महत्व है? यह मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है, जहां मानव अंतरिक्ष उड़ानें सैटेलाइट लॉन्च की तरह सामान्य हो सकती हैं। जिस प्रकार से आप दिल्ली से पटना, पटना से कहीं भी का फ्लाइट पकड़ते हैं, आने वाले 20 से 30 वर्षों में उसी प्रकार से अंतरिक्ष में जाना आना बिल्कुल बस टिकट कटवा के पैसे दे करके आप बैठिए गाड़ी में और जाइए, इस प्रकार से हो जाएगा। तो जब भारत के अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी गए थे, उसके ठीक 40 वर्षों के पश्चात से अब फिर से पुनः जो है शुभांशु शुक्ला गए हैं और हमारे मिशन के लिए इनको अनुभव भी प्राप्त हो गया गगनयान मिशन को लेकर के। इसरो का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। यह मिशन मूल रूप से 2022 में शुरू होना था, लेकिन तकनीकी देरी के कारण अब इसको 2027 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 2027 में अब गगनयान मिशन हो सकता है, 2027 से पहले पूरी होने की संभावना बहुत कम दिख रही है। पहले इसको 2022 में ही पूरा होना था, लेकिन नहीं हो पाया, 2027 चला गया है ये। इस मिशन से भारत के अंतरिक्ष तकनीक में आत्मनिर्भरता और वैश्विक सहयोग बढ़ेगा। भविष्य की योजनाओं जैसे चंद्रमा पर मानव भेजना, लंबे समय तक ठहरने की सुविधाएं शामिल हैं, जो भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगी। और हम आने वाले समय में अंतरिक्ष पर्यटन की बात कर रहे हैं, जहां पर चीन, रूस और भारत जो देश हैं, ये चांद पर एटॉमिक पावर प्लांट बनाने की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से अंतरिक्ष पर्यटन की बात हो रही है और पर्यटन शुरू भी हो चुका है। अभी तो केवल गिने चुने लोग ही जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा पैसा खर्च होता है, लेकिन आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा अंतरिक्ष में जाना आना और बहुत सारे लोग जाएंगे। मिशन में कई तकनीकी समस्याओं के कारण इसको काफ़ी बार लंबित भी किया गया है। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन और उनकी टीम ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 100% प्रयास किए हैं। लॉन्च के बाद डेटा अपलोड करने में समय लगा, जिससे अंतरिक्ष यान के सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया है। और इसी प्रकार से गगनयान में जो अभी अलग अलग चुनौतियां आ रही है, उससे निपटा जा रहा है, ताकि गगनयान को सुरक्षित रूप से 2027 तक हम कम से कम पूरा कर पाएँ। 2027 तक हम अपना स्वदेशी इक्विपमेंट का यूज करके, स्वदेशी तकनीकों का उपयोग करके अपने लोगों को अंतरिक्ष में भेज सकेंगे। अब अगला इसमें टॉपिक है कि अंतरिक्ष मिशन T11 मिशन इसको कहा जाता है। सोयुज, ये रशियन शब्द है, रूसी भाषा का शब्द है। सोयुज T11 मिशन इसका नाम था। और ये जो मिशन है, ये 1984 में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम से सोयूज T11 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया था इस मिशन को। उस समय हमारा यूएसएसआर से बहुत ही अच्छा संबंध था। यूएसएसआर के जरिए पहली बार राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजा गया था। वो कोल्ड वॉर का समय था। उस समय ये था कि भाई अपने किन किन प्रतिनिधियों को आप अमेरिका ज़्यादा प्रमोट कर रहा है या यूएसएसआर ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। तो इसी दौर में भारत के राकेश शर्मा को यूएसएसआर की तरफ से अंतरिक्ष के लिए भेजा गया था, ये ध्यान में रखिएगा। राकेश शर्मा बाद में एनडीए को भी उन्होंने लीड किया, नेशनल डिफेंस एकेडमी को। HAL के अध्यक्ष भी रहे हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के भी अध्यक्ष रहे हैं राकेश शर्मा जी। तो राकेश शर्मा जी को भेजा गया था इस मिशन में, को भी हम लोग जरा पढ़ लेते हैं। चालक दल मिशन में 3 सदस्य थे। राकेश शर्मा भारत से, यूरी मालिसेव कमांडर सोवियत संघ, गेनादी स्टाकोवलोव ये उड़ान इंजीनियर थे सोवियत संघ से। स्ट्रेकालोव इनका नाम था। ये 3 सदस्य शामिल थे। चालक दल का मिशन था अंतरिक्ष स्टेशन। सोयूज T11 ने सल्यूट 7 ऑर्बिटल स्टेशन के साथ 16 घंटे की यात्रा के बाद डॉक किया था। उस मिशन के बारे में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको पीटी एग्जामिनेशन में जो चर्चा में है मिशन, वो तो पूछेगा ही। हो सकता है कि आपसे 1984 का जो मिशन था उसके बारे में सवाल पूछा जाए, तो कृपया करके इसको भी तैयार रखिएगा, ताकि यहाँ से अगर सवाल पूछे तो आप आसानी से कर सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अभी अभी चर्चा में उसी को ऊपर करके चले गए हैं। वहाँ पर कई सारे प्रयोग किए गए, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है।
जैव चिकित्सा में रिमोट सेंसिंग क्षेत्र में 43 प्रयोगात्मक सत्र आयोजित किए गए। उन्होंने भारत के 60% से अधिक क्षेत्रों की तस्वीरें ली, जो 2 साल की हवाई फोटोग्राफर के बराबर थी। प्राकृतिक संसाधनों के मानचित्रण में भी मददगार रही है। शून्य गुरुत्वाकर्षण में योग का प्रभाव जांचने के लिए रोज 10 मिनट योग भी किया गया कि जीरो ग्रेविटी में किस प्रकार से योग किया जा सकता है। हृदय पर शून्य गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव का अध्ययन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के वैक्योकार्डियोग्राफ ने किया था। देखिए, जीरो ग्रेविटी में हृदय पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन के, इसका भी उस समय प्रयोग किया गया था। मिशन के दौरान मॉस्को और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ एक संयुक्त टेलीविजन सम्मेलन हुआ। जब इंदिरा गांधी ने पूछा कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है, तो राकेश शर्मा ने जवाब दिया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आपको पता ही होगा इस चीज़ के बारे में। ये तो वीडियो भी अवेलेबल है कई सारे जगहों पर, जिसमें इंदिरा जी पूछ रही हैं कि राकेश जी बताइए कि ऊपर से हमारा हिंदुस्तान कैसा दिखता है। और 11 अप्रैल 1984 को सोयूज T-11 मॉड्यूल के जरिए कजाकिस्तान के दलदली मैदानों में सुरक्षित रूप से लैंड कर गया था। कजाकिस्तान कहाँ से आ गया भाई? ये इसलिए आया क्योंकि ये सब के सब उस समय USSR का हिस्सा हुआ करते थे, ये भी ध्यान रखिएगा। सोवियत संघ ने राकेश शर्मा जी को द हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन का सम्मान दिया, जो भारत के एकमात्र नागरिक है जिसे यह मिला हो। भारत ने उन्हें शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया। साथ ही मालिसेव और एस्ट्राकोलोव को भी सम्मान प्रदान किया गया था भारत के द्वारा। रवीश मल्होत्रा जो रिजर्व कॉस्मोनॉट थे, उस दौरान रिजर्व कॉस्मोनॉट थे, इनको भी शौर्य कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। ये सारा के सारा ध्यान में रखिएगा डिटेल में। आज का न्यूज़ मैंने आपको पढ़ाया है इसके रिलेटेड, और इसका हिस्ट्री क्या है जो 1984 में हुआ था वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब XGM-4 मिशन जो है, इसका लक्ष्य क्या है, क्यों इस मिशन को भेजा गया है, क्या इससे हम हासिल करना चाहते हैं, इसको भी ज़रा हम लोग डिटेल में देखेंगे। स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन एक पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान है, मतलब रीयूजेबल अंतरिक्ष यान है, जिसका उपयोग इसमें किया जा रहा है। रीयूजेबल का मतलब एक बार उपयोग होने के बाद फिर से इसको पुनः उपयोग किया जा सकता है। XGM-4 मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक निजी अंतरिक्ष उड़ान है, जिस एक्जियोम स्पेस अमेरिका स्थित अंतरिक्ष अवसंरचना के विकास की कंपनी है, जिसका नाम है एक्जियोम। इस कंपनी का नाम ही है एक्जियोम, द्वारा संचालित किया जाता है तथा स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान का उपयोग किया जाता है। इस कंपनी का मिशन है, गाड़ी किससे लिया है भाड़े पर, तो स्पेसएक्स से लिया है। इस प्रकार समझेंगे इसको तो समझ में आ जाएगी। ये कंपनी है, इसने स्पेसएक्स से गाड़ी भाड़े पर लिया, जिसका क्या नाम है, द फाल्कन 9, और उसका उपयोग करके कहाँ पर गए हैं, तो स्पेस में गए हैं। एक्जियोम मिशन 1, 2, 3 के बाद राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के सहयोग से की गई यह चौथी एक्जियोम की मिशन थी। मिशन का उद्देश्य क्या था? वाणिज्यिक अंतरिक्ष पहल, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को स्थापित करना, अनुसंधान और विकास करना, और यही इसका मुख्य लक्ष्य इसमें रखा गया था। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो विशेषता इसमें यह है कि 4 अलग अलग देशों के पेशेवर अंतरिक्ष यात्रियों को शामिल किया गया है, और इन सभी शोधकर्ताओं को भी इसके साथ ले गए हैं ताकि वहां पर रिसर्च कंडक्ट करवाया जा सके। ओके, इसको ज़रूरी ध्यान रखिएगा। इसके सभी डायमेंशन को मैंने आपको पढ़ा दिया है कि XGM-4 मिशन है क्या। दरअसल में अब कोशिश किया जा रहा है कि जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है ना, उसी के तर्ज पर एक कंप्लीट कॉमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण किया जाए, जिसका उपयोग विशुद्ध रूप से कॉमर्शियल पर्पस से हो। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है उसका उपयोग रिसर्च वगैरह के लिए होता है, तो एक कंप्लीट कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन हम लोग बनाना चाहते हैं। बहुत सारी कंपनियां अमेरिका की लगी हुई है बनाने में, ताकि आने वाले समय में जब अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा मिले तो उसमें हम इस प्रकार के कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन का उपयोग कर सके आसानी से। ओके, याद रहेगा ये। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट अनाउंस बिहार फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी कल पटना में थे, और आपको पता ही है कि ऊर्जा मंत्री अभी फिलहाल में यही है एटॉमिक वगैरह का। तो इन्होंने अनाउंस किया है कि हम जो है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को देखते हुए बिहार में एक एटॉमिक पावर प्लांट बनाएंगे। 25 जून 2025 को पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने किया है इसकी घोषणा। बिहार को भारत का पहला राज्य बनाया जहां नाभिकीय ऊर्जा मिशन के तहत संयंत्र स्थापित किया जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा मिशन है, इसके तहत देश में बहुत सारे एटॉमिक पावर स्टेशन बना करके छोटे छोटे एटॉमिक पावर स्टेशन बनाना है। SMR का पावर स्टेशन बनाना है। SMR यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कहा जाता है इसको, जिसकी उत्पादन क्षमता मात्र 300 मेगावाट होती है।
इस 300 मेगावाट के प्लांट को हम अलग अलग जगहों पर स्थापित करेंगे। तो नाभिकीय ऊर्जा मिशन के तहत पहला जो प्लांट स्थापित कर रहे हैं हम लोग, वो कहाँ पर कर रहे हैं? तो बिहार में कर रहे हैं। बिहार में इलेक्शन है, थोड़े दिन रुक जाइए, कोई ये ना ऐलान कर दे कि बिहार में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे। तो अभी कुछ भी आप मांग सकता है बिहार और उसको दिया जा सकता है। तो बिहार में इलेक्शन है तो आपको हर चीज़ दिखेगा, वहाँ पर हर चीज़ मिलेगा। तो इसी के क्रम में बिहार इलेक्शन से पहले एटॉमिक पावर प्लांट बनाने की घोषणा की गई। अच्छी घोषणा है, लेकिन इसको बनने में काफ़ी समय लगता है। एटॉमिक पावर प्लांट कोई एक दिन में, एक साल बनकर तैयार नहीं हो जाता है, काफ़ी लंबा समय लगता है। भले स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है, लेकिन समय तो लगेगा ही। स्थान और योजना, पूर्वी क्षेत्र के मंत्रियों की बैठक के निर्णय 20,000 करोड़ के लागत से नाभिकीय ऊर्जा का विस्तार किया जाएगा। देश में नाभिकीय ऊर्जा को बढ़ाना, बिहार की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं को समर्थन देना। अगर बिजली अधिक उत्पादित होंगे तो वहाँ पर उद्योग धंधे भी लगने की संभावनाएं होती हैं, लेकिन ऐसा कतई जरूरी नहीं है। अगर उद्योग लगाने का राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं होगा तो उद्योग धंधे कैसे लग पाएंगे? बिहार जो बिजली की कमी और बुनियादी ढांचे की चुनौतियों से जूझ रहा है, मेरे हिसाब से बिजली की कमी यूपी में ज़्यादा है बिहार की तुलना में। बिहार में अभी भी ग्रामीण एरिया में, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ बिल्कुल ठेठ ग्रामीण एरिया है, वहाँ पर अभी भी मिनिमम 21 से 22 घंटे बिजली रहती है, दिन भर हमेशा ही रहता है, लाइट कभी जाती ही नहीं है। और ये नीतीश कुमार जी का आने के बाद परिवर्तन हुआ है, ये तो मानना पड़ेगा आपको। तो बिजली की कमी तो बिहार के उत्तरी बिहार में तो मैंने कम देखा है। हो सकता है कि बहुत सारे जगहों पर हो बिजली की कमी। बिहार में भी बुनियादी ढांचे की चुनौती से जूझ रहा है, के लिए स्थिर बिजली आपूर्ति और आर्थिक विकास आवश्यक है। ठीक है, अच्छी बात है। तकनीकी पहलू, एसएमआर नई पीढ़ी के रिएक्टर है जो पारंपरिक बड़े रिएक्टर की तुलना में लचीले, फ्लेक्सिबल, मतलब आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इनको लागत प्रभावी और छोटे ग्रिड में तैनात करने योग्य होते हैं। अतिरिक्त परियोजनाएं 100 मेगावाट के बैटरी भंडारण और 500 मेगावाट के बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजनाएं, ग्रिड स्थिरता और नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण के लिए भी कई सारी परियोजनाओं को शुरू किया जा रहा है। केंद्र सरकार 18 लाख रुपए प्रति मेगावाट की प्रारंभिक लागत के लिए वित्त पोषण प्रदान करेगी। यानी कि 300 मेगावाट का अगर पावर प्लांट बनाएगी तो 300 मेगावाट को 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना रुपया का प्रारंभिक लागत है। प्रोजेक्ट बनते बनते तो लागत बढ़ ही जाता है, कॉस्ट बढ़ ही जाएगा। भविष्य का दृष्टिकोण 2035 तक थर्मल, सौर, पवन और नाभिकीय ऊर्जा को शामिल करते हुए व्यापक बिजली का दृष्टिकोण रखा गया है। अब जरा समझ लेंगे कि एसएमआर होते क्या हैं। क्या बिहार में एसएमआर मतलब कि एक ही लगाया जाएगा? 300 मेगावाट का ही बना रहे हैं, बनाओ तो फिर इतना मेगावाट का बनाओ कि पूरे बिहार, यूपी, बंगाल सबको बिजली दे सके हम, यहाँ तक कि भूटान, नेपाल को भी बेच सकें, अधिशेष बिजली हो। कोई बिहार की खपत के लिए थोड़ी ना हो भाई। बिहार सरकार के यहाँ जो बिजली उत्पादित हो उसको हम क्यों ना नेपाल और भूटान भेजें? अभी भी हम भूटान भेजते हैं बिजली। भूटान के कई सारे पनबिजली से हम भूटान से बिजली लाते भी हैं। बांग्लादेश को भी बिजली बेची जाती थी अडानी कंपनी के द्वारा। तो क्यों ना बिहार के, चूँकि ट्राई जंक्शन पर है, वहाँ से नेपाल भी करीब में है, वहाँ से भूटान भी करीब में है, वहाँ से बांग्लादेश भी करीब में है, तो क्यों ना हम इतना बिजली उत्पादित करें कि आसानी से इन सभी देशों में बेच सकें। बनाइए बिहार को बिजली का हब। लेकिन नहीं, देखते हैं कितने मेगावाट का लगाते हैं ये। छोटे मॉडुलर रिएक्टर, उन्नत नाभिकीय रिएक्टर जो पारंपरिक बड़े नाभिकीय रिएक्टर की तुलना में छोटे आकार के होते हैं, प्रति यूनिट 300 मेगावाट तक बिजली पैदा करने में सक्षम होते हैं। एक यूनिट का अगर आप एसएमआर लगाओगे तो आपको 300 मेगावाट बिजली मिलती है। ये रिएक्टर आधुनिक तकनीक, मॉडुलर डिजाइन पर आधारित होते हैं जो इन्हें लचीला और लागत प्रभावी बनाते हैं। यानी कि कॉस्ट इफिशिएंट होते हैं ये, और फ्लेक्सिबल होते, मतलब इम्प्लीमेंट करना, लगाना इनको तुलनात्मक रूप से आसान माना जाता है। आकार व क्षमता 300 एसएमआर पारंपरिक रिएक्टर जो 700 मेगावाट या अधिक से छोटे होते हैं। जो पारंपरिक, जो ट्रेडिशनल है हमारे पास, जो दुनिया भर में होते हैं, वो 700 मेगावाट यानी कि एसएमआर से 2 गुने से भी ज़्यादा का होता है पारंपरिक वाला एसएमआर। छोटे रिएक्टर होता है। और हाल ही में जब डोनाल्ड ट्रंप महोदय अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तो उसी समय में ये डील किया गया है अमेरिका की कुछ कंपनियों के साथ कि आप एसएमआर बेच सकते हैं भारत में, और भारत सरकार एसएमआर खरीद भी सकती है बाहर की कंपनियों से। इसका उपयोग छोटे ग्रिड और दूर दराज के क्षेत्रों में किया जा सकता है। इन्हें फैक्ट्रियों में पूर्व निर्मित किया जा सकता है, प्री असेंबल, और फिर स्थापना स्तर पर जोड़ा जा सकता है, जिससे निर्माण समय और लागत कम होती है। इसकी प्रारंभिक लागत पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में काफ़ी कम होती है। फैक्ट्री में बनने के कारण इसका निर्माण तेज़ी से होता है, जो बड़े रिएक्टर की तुलना में कम समय लेता है।
बेहतर सुरक्षा होता है, ईंधन भराई की कम आवृत्ति होती है, पर्यावरणीय लाभ भी होता है। ये कम कार्बन बिजली पैदा करते हैं, जलवायु परिवर्तन से निपटने और नेट शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करते हैं। इसके अलावा अगर ये छोटे रिएक्टर हैं तो एटॉमिक कचरा भी कम उत्पादित करेंगे, जिससे पर्यावरण को कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचेगा। लचीलापन भी है, इनका उपयोग बिजली उत्पादन, जल शोधन, औद्योगिक गर्मी के लिए किया जा सकता है। खासकर उन क्षेत्रों में जहां बड़े संयंत्र संभव नहीं है, वहां पर इसका उपयोग किया जा सकता है। भारत सरकार ने बजट 2024 में भारत लघु रिएक्टर विकसित करने की घोषणा की है, जो एसएमआर का ही एक रूप होगा। एसएमआर चूंकि विदेशी है, तो भारत सरकार ने भारत लघु रिएक्टर बीएसआर घोषित किया है कि हम भी बनाएंगे। छोटे छोटे फैक्ट्रियों में बनाए जाने वाले, छोटे का मतलब ये मत समझिएगा कि मतलब जैसे गाड़ी बनाते वैसे परमाणु रिएक्टर बन रहा है। बहुत कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग होती है और इसको छोटे स्तर पर बनाया जाएगा। मतलब फैक्ट्रियों में हम एक साथ कई एसएमआर बना सकते हैं, वहाँ से उठा करके हम इसको जहाँ पर लगाना है वहाँ पर लगा सकते हैं। इसका उद्देश्य सुरक्षित, लागत प्रभावी, कम कार्बन ऊर्जा प्रदान करना है। बिहार में पहला एसएमआर संयंत्र प्रस्तावित है जो राज्य के ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा। सरकार का ये लक्ष्य है कि 2047 तक कम से कम हम 100 गीगावाट बहुत होता है, इतना गीगावाट नाभिकीय ऊर्जा जो है इसको हम उत्पादित करें। फिलहाल नाभिकीय ऊर्जा भारत में हमारी पूरे ऊर्जा ज़रूरतों का 2% से भी कम उत्पादित होता है, अप्रॉक्स 2% ही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा नाभिकीय ऊर्जा उत्पादित करने वाले देशों में अमेरिका, फ्रांस, रूस, इस प्रकार के देशों का नाम आता है। भारत के पास पोटेंशियल तो है, लेकिन अभी भी हम कम उत्पादित कर रहे हैं। कुछ चुनौतियां भी होंगी। सबसे पहला चुनौती तो होगा कि भाई सही प्रकार से लागू हो जाए, ऐसा ना कि अगले चुनाव में बोल रहे हैं कि हमने पिछले चुनाव में जो घोषणा किया था उसको लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है ना। पटना मेट्रो कब से बन रहा है? 15 अगस्त 2025 से चालू हो जाएगा पटना मेट्रो आप लोगों का। तो 15 अगस्त से चालू हुआ, कब से बन रहा है भाई? 15 साल तो कम से कम हो ही गए होंगे। बहुत पहले जब छोटे थे हम, तब पटना जाते तभी सुनते थे पटना मेट्रो बन रहा है ना। इंडिया ज्वाइन ब्रिक्स स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग ग्रेव कंसर्न ओवर स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान। ब्रिक्स जो एक संगठन है, इसने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें अमेरिका का जो अटैक किया गया है ईरान के ऊपर में, उसको लेकर कंसर्न जाहिर की गई है और उसकी आलोचना की गई है, उसको कंडेम किया गया है। भारत ने पर्सनली मतलब एक देश के तौर पर उसकी आलोचना नहीं की थी, लेकिन ब्रिक्स एक संगठन के तौर पर जब आलोचना कर रहा है तो भारत को उस आलोचना में शामिल होना पड़ा है, जिसमें इजराइल और अमेरिका के द्वारा जो ईरान के परमाणु संयंत्रों पर अटैक किए गए उसकी आलोचना की गई है, कंडेम किया गया है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भारत सरकार का बहुत ही बड़ा मूव है, बोल्ड मूव है। ये पहले ही आना चाहिए था, एज ए नेशन आना चाहिए था। हमारी विदेश नीति की कोई दिशा तो तय होती, लेकिन अभी देर से आए हैं, दुरुस्त आए हैं। ब्रिक्स में इसको जारी किया गया है। माना जा रहा है कई सारे जो सरकार के विरोधी विशेषज्ञ होते उन्होंने बोला कि चीन के दबाव में ऐसा किया गया है, क्योंकि ब्रिक्स के सारे देश इसको कंडेम कर रहे थे, भारत ही अकेला इसको कंडेम नहीं कर रहा था, इसीलिए भारत को भी इसमें शामिल होना पड़ा है। भारत ने यूएन चार्टर का उल्लंघन मानते हुए इसको कंसर्न जाहिर किया है। देखिए इसमें क्या है कि भारत ने ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर ईरानों पर सैन्य हमलों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि ये नहीं होना चाहिए। 13 जून 2025 को ईरान पर हमले, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन माना गया है ब्रिक्स के द्वारा, और इसीलिए इसकी आलोचना की गई है। आपसे सवाल पूछ सकता है कि ईरान पर, सुनिएगा ज़रा सवाल को, अगर मान लीजिए सबसे कठिन सवाल पूछेगा तो आपसे ये पूछा जा सकता है ईरान पर अमेरिका के द्वारा जो अटैक किया गया उससे दक्षिण सहयोग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ईरान एक डेवलपिंग नेशन है, दक्षिण साउथ जो ब्लॉक है उसका भाग है, और भारत जो है वो दक्षिण सहयोग का यानी कि जो साउथ ब्लॉक है उसका लीडर बनना चाहता है, विकासशील देशों का लीडर बनना चाहता है। जब लीडर ही कंसर्न जाहिर नहीं करेगा तो निश्चित तौर पर इस पर प्रभाव पड़ेगा। ईरान ने हमले का डटकर मुकाबला किया। भारत सरकार ने कंसर्न जाहिर नहीं किया था, बल्कि युद्ध रोकने के लिए डायलॉग की बात भारत सरकार ने की थी।
ये भी सही है कि जब भारत पर पाकिस्तान के द्वारा भारत ने जब पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकाने पर अटैक किया, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर कई सारे अटैक किए, तो उसका भी कंडेम नहीं किया ईरान ने, बल्कि मध्यस्थता की बात कही और युद्ध रोकने की बात की, डायलॉग की बात की। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यही होता है, हर कोई किसी के पीछे छुरा लेकर खड़ा होता है, जैसे ही मौका मिले दगा दो। ब्रिक्स ने ईरान पर सैन्य हमलों को लेकर गहरी चिंता जताई है, जो 13 जून 2025 से शुरू हुआ है। इस संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना गया है। हमलों के कारण सुरक्षा स्थिति में तनाव बढ़ गया था, ऐसा भी माना गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 से 6 जुलाई 2025 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रियो डी जेनेरियो जाएंगे। ये कहाँ पर है? तो ये ब्राज़ील में है। ब्राज़ील बड़ा ही खूबसूरत सा देश है, वहीं पर है ये, वहीं पर रियो डी जेनेरियो। आप मुझे बताइएगा कि ब्राज़ील के किस बंदरगाह को कॉफ़ी का बंदरगाह माना जाता है, और ब्राज़ील किन किन चीज़ों के लिए फेमस है? जैसे अमेजन रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है, कॉफ़ी उत्पादन के लिए फेमस है, तो आप बता ही सकते हैं। फुटबॉल के लिए भी फेमस है ब्राज़ील। ब्राज़ील के खिलाड़ियों का नाम तो जानते होंगे। भारत ने हमलों को लेकर अपनी स्वतंत्रता प्रेमी नागरिकों, राजनीतिक दलों, संस्थाओं, अन्य लोगों की भावनाओं को व्यक्त किया है। 10 दिन पहले एससीओ के बयान से दूरी बनाई, जिसमें इजराइल के हमलों की निंदा की गई थी। कुछ दिन पहले ही एससीओ ने इजराइल के हमलों की निंदा की, लेकिन भारत उस निंदा वाले बयान से दूर रहा, क्योंकि माना जा रहा था कि यहाँ पर चीन का प्रभाव है, ये रूस का प्रभाव है ये। लेकिन ब्रिक्स में भारत का भी अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है, और भारत यहाँ पर नहीं चाहता था कि अलग थलग पड़े, इसलिए उसने इसमें कंडेम किया है। हमले और प्रभाव। हमले अमेरिका और इजराइल द्वारा फोर्डो और नातांज जैसे ईरानी नाभिकीय सुविधाओं पर किए गए। न्यूक्लियर फैसिलिटी था जहाँ पर किया गया। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा न्यूज़ बताता हूँ। पेंटागन जो है, पेंटागन अमेरिका का जो सैन्य मुख्यालय है, उसका हेडक्वार्टर है पेंटागन। पेंटागन का एक सीक्रेट जो रिपोर्ट है वो लीक हो गया। पेंटागन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका आकार ऐसा है, पेंटागोनल के जैसा, ठीक है। उसका रिपोर्ट एक लीक हो गया अमेरिका में, जिस लीक में ये बताया गया है कि ये जो फोर्डो परमाणु संयंत्र है, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, और अमेरिका का मिशन जो है ये फेल रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप महोदय से पूछा गया कि आपका जो सैन्य विभाग है वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, तो बोल रहे हैं हमारा सैन्य विभाग गलत बोल रहा है, फेक न्यूज़ है ये। सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति अपने ही सेनाओं को झूठे कह रहे हैं, अपने ही जो इंटेलिजेंस प्रमुख हैं तुलसी गैवार्ड, उनको झूठा कह देते हैं। वो कितना इंटरेस्टिंग है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के बिना पृथ्वी के वासियों के जीवन जो है वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें भी शामिल हो रही। दरअसल में फोर्ड और नातांज, आप ही ज़रा सोचिए, आपको पता हो कि युद्ध शुरू हो गया है और आपके ऊपर अटैक हो सकता है, तो क्या आप कुछ प्रिकॉशंस नहीं लेंगे? क्या ईरान को नहीं पता था कि फोर्ड और नातांज पर अटैक होगा? अब जो सेटेलाइट बाहर आ रहे हैं, जो स्वतंत्र मीडिया हाउसेज हैं बहुत सारे, वो जब सेटेलाइट इमेज डाल रहे हैं, उसमें दिख रहा है कि मार्च के महीने में ही इसने सारा कुछ वहाँ से निकाल लिया था। अब अमेरिका के जो न्यूज़पेपर हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि अमेरिकी गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि न्यूक्लियर गए कहाँ। 40 किलो से ज़्यादा अभी भी यूरेनियम है, न्यूक्लियर इनरिच किया हुआ है अब ईरान के पास में, जिससे 10 एटॉमिक बम बनाए जा सकते हैं। ऑन एन एवरेज 4 किलो यूरेनियम का उपयोग एक छोटे से एटॉमिक बम में किया जाता है। इनरिच किए हुए हैं ये भी। अभी आप सोचिए कि किस तरह का ये अटैक था। बदले में ईरान ने भी जो अटैक किया कतर में अमेरिका के एयरबेस पर, वो पहले ही बता दिया था, क्योंकि एक भी जान नहीं गई है, पूरा एयरपोर्ट खाली था वो, ठीक है। तो यही सब हो रहा है दुनिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिंता का कारण क्या है? शांतिपूर्ण नाभिकीय प्रतिष्ठानों पर हमले जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हैं कि कोई दुर्घटना हो सकता था चेरनोबिल जैसा, फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन होता? ब्रिक्स संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कूटनीति और शांतिपूर्ण संवाद को क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता का एकमात्र रास्ता माना जा रहा है। मध्य पूर्व में नाभिकीय हथियार और सामूहिक विनाश के हथियार से मुक्त क्षेत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है कि मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में नाभिकीय हथियार डेवलप नहीं होना चाहिए। ब्रिक्स बोल रहा है ऐसा, जिसमें ब्राज़ील है, जिसमें रूस है, रूस के पास में एटॉमिक हथियार है दुनिया में सबसे ज़्यादा, चीन है जिसके पास बहुत ज़्यादा एटॉमिक हथियार है, भारत है जिसके पास में बहुत सारा एटॉमिक हथियार है, और हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियर हथियार नहीं बनना चाहिए।
अंतर्राष्ट्रीय मानवीय और कानूनों की पूर्ण अनुपालन की मांग, क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए संयुक्त प्रयासों पर भी बल दिया गया है। ब्रिक्स का ये स्टेटमेंट आया है जिसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मैंने जो आपको सवाल बताया उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो ब्रिक्स के सदस्य कौन कौन हैं? तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात इसके सदस्य हैं। प्रारंभिक सदस्य ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका थे। नए सदस्य मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई हैं। ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित देश है सऊदी अरब, लेकिन अभी तक इन्होंने निमंत्रण को एक्सेप्ट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने बोला होगा मत करो, इसीलिए इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है कि आरबीआई का एक जून का बुलेटिन जारी किया गया है, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया है। इसमें कहा गया कि भारत की इकोनॉमी सही कंडीशन में है। स्टेट ऑफ इकोनॉमी आर्टिकल पब्लिश इन आरबीआई जून बुलेटिन। ये पूछा गया है कितनी ही बार, प्रीलिम एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? NSSO, IMF, वर्ल्ड बैंक, आरबीआई। तो आरबीआई इसका उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। जून 2025 से प्रकाशित किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति, वैश्विक व्यापार और अनिश्चितता के बीच उसकी लचीलापन का मूल्यांकन है कि दुनिया में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जो देखो वो सब एक दूसरे में बम गिरा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में भारत के इकोनॉमी कैसी चल रही है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने 2024 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.5% अनुमानित किया है। यह वृद्धि प्रारंभिक अनुमानों पर आधारित है और ये सही है, इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं मैं आपको, इतना बड़ा युद्ध हुआ, 12 दिनों तक ये युद्ध चला है, वो भी ईरान जो तेल का प्रमुख निर्यातक देश है, गल्फ ऑफ हॉर्मूज जो है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज जो है माना जा रहा था उसको बंद कर देगा वो, लेकिन अर्थव्यवस्था पर, शेयर बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। शेयर बाजार वैसे ही बढ़ रहा था, यानी पहले से ही अनुमान था कि इस युद्ध में कुछ नहीं होना है, थोड़े दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। तो मान कर चल रहे थे सही लोग कि भाई शेयर बाजार धराम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, है ना। ये भी अनएक्सपेक्टेड था। तेल के दाम में भी कोई ज़्यादा बड़ा उछाल और कमी नहीं देखी गई। निजी उपभोग व्यय, प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जीडीपी में 4% अंकों और 2.5% अंकों का योगदान है, जो वृद्धि का मुख्य ड्राइवर है। यानी कि जो निजी उपभोग है उसके कारण से भारत की इकोनॉमी अभी भी सही चल रही है। निर्यात और आयात, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 निर्यात में 6.5% की वृद्धि देखी गई, जो पिछली तिमाही की तुलना में अधिक है। मजबूत निवेश गतिविधियों ने वृद्धि को बढ़ावा दिया है, जो 9.5% के दर से बढ़ा है। यानी कि स्थिर निवेश जो है, निवेश भी हमारे यहाँ बढ़ा है, कंजम्पशन बढ़ा है, निर्यात भी बढ़ा है, यानी कि इकोनॉमी की कंडीशन ठीक चल रही है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। आपसे इस रिपोर्ट के बारे में डिटेल में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है ये रिपोर्ट क्या है, किसके द्वारा जारी किया जाता है। मुद्रास्फीति और वित्तीय स्थिति को देखेंगे हम लोग, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति मई 2025 में 2.8% रही, जो फरवरी 2019 में 3.2% के बाद सबसे कम माना जा रहा है। पिछले 5-6 वर्षों में सबसे कम मुद्रास्फीति इसी वर्ष रही है, 2.8% जो है वो मुद्रास्फीति रही है, जो कि काफ़ी सही माना जाता है। वित्तीय स्थिति सकारात्मक रही है, जिसमें ब्याज दरों में कटौती और ऋण बाजार में सुधार देखा गया है। आरबीआई ने रेपो रेटों में भयानक रूप से कटिंग की है, जिससे क्या हो रहा है, तो निवेश बढ़ रहा है, लोन ज़्यादा मिल रहे हैं, लोग लोन ज़्यादा ले रहे हैं, और उसके कारण से डिमांड और सप्लाई दोनों ही इकोनॉमी में बढ़ रहा है। एफडीआई अप्रैल 2025 में 3.9 बिलियन और ग्रीनफील्ड निवेश 114 बिलियन रहा है। ग्रीनफील्ड का मतलब बिल्कुल ही नए प्रोजेक्ट में, ग्रीनफील्ड का मतलब पर्यावरण से जुड़ा हुआ नहीं है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट उन प्रोजेक्ट को कहा जाता है जो बिल्कुल शून्य से जिसका निर्माण शुरू हुआ है, और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट उनको कहा जाता है, या ब्राउन फील्ड निवेश उनको कहा जाता है जो ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें कोई निवेश लाया गया है, उसको ब्राउन फील्ड कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये सारा आरबीआई के रिपोर्ट मैंने आपको ओवरव्यू एक दे दिया है, और यहीं से सवाल पूछा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट का नाम आपसे पूछेगा। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। डिटेल में पढ़िएगा, खासतौर से एसएमआर को, और पहला जो आपको मैंने टॉपिक बताया है एक्जियोम 4, और जो राकेश शर्मा जी गए थे वो वाला मिशन जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, वहाँ से प्रीलिम में सवाल की गारंटी होगी। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।